तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और सी नई वीडियो में। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे सारे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल में जाते हैं, और उसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था जेनेत्सु और काइगाकू की फाइट को। तो जिसने नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख सकता है। और वीडियो के एंड तक आकाजा तानजीरो और गियो के सामने आ चुके होते हैं, और उसी के साथ वो वाली वीडियो खत्म हो गई थी। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में इन्हीं के ऊपर लाने वाला हूँ, पर इतनी मेहनत किया मैंने उस वीडियो को बनाने में, मुझे पूरे 3 दिन लगे, क्योंकि मैं फोन में एडिट करता हूँ। और देख सकते हो कि उस वीडियो में क्या व्यू आए। तो मैंने आगे की जो वीडियो बनाने का प्लान था वो ड्रॉप कर दिया था। और वीडियो अपलोड करने के 2 दिन बाद जब मैं यूट्यूब पे रील स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, तभी मुझे आता है कमेंट मेरी वीडियो पे, और वो कमेंट तुम देख सकते हो। और इस कमेंट को देखने के बाद मैंने सोचा कि कोई तो है जो मेरी वीडियो को देखता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे की स्टोरी कवर ही कर दिया जाए। और थैंक यू भाई जिसने भी वो कमेंट किया था। तो इस वीडियो में मैं आकाजा वर्सेस तानजीरो एंड गियो की पूरी फाइट को एक्सप्लेन करूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो कीप वाचिंग। तो भाई जैसे कि हमने देखा था कि आकाजा तानजीरो और गियो के सामने आ चुका होता है, और आकाजा तानजीरो के सामने आते ही तानजीरो से कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी वीकलिंग। और तानजीरो भी आकाजा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि मुजान अपने आप को एक ककून के शेप में बदल लिया होता है। बेसिकली उसने अपने आप को रिकवर करने के लिए ऐसा किया होता है। जिसने डीमन स्लेयर सीजन 4 देखा है तो उन्हें पता हुआ कि जब मुजान कागाया को मारने के लिए उसके मेंशन में जाता है, पर कागाया ने वहाँ पे पहले से ही एक ट्रैप सेट कर रखा होता है। और जैसे ही मुजान अटैक का यूज करता है, वहाँ पे होता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, और उस ब्लास्ट में मुजान की बॉडी का भरता बन चुका होता है। और वो वहाँ पे गियो में से भी फाइट करता है, जिसमें गियो में उसकी खोपड़ी को ऐसे फोड़ देता है जैसे हम लोग उबले हुए आलू को मसल देते हैं। तो कुल मिलाकर वो डैमेज हो चुका होता है, इसलिए वो अपने आप को रिकवर करने के लिए ककून में बदल लेता है। और उस ककून के फॉर्म में ही वो लेडी टमायो को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और इस चीज से लेडी टमायो को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो चिल्ला रही होती है और मदद की भीख मांग रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कागाया की बेटी कुनाई को, जो कि इन्फिनिटी कैसल का स्केच बना रही थी, और उसे अपनी फैमिली मेंबर की याद आ रही होती है, जो कि कुछ ही घंटों पहले मर गए हैं, जिस वजह से वो रो रही होती है। पर उसका भाई कीड़िया उससे कहता है कि हमारे पास अभी रोने का टाइम नहीं है, और अपने काम पे फोकस करो और अपने हाथों को मत रोको, जिसपे वो अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हैं और अपने काम पे फोकस करने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं तैंगेन, उजुई और शिंजुरू को, जो कि उबियाशी की मेंशन को गार्ड कर रहे होते हैं, ताकि अगर कोई डीमन वहाँ पे हमला कर दे तो वो दोनों उस डीमन से कागाया के बच्चों को सेव कर सके। ये दोनों भी हासिया रह चुके हैं और अब अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों बोल रहे होते हैं कि इतना छोटा होने के बाद भी कीड़िया बहुत ही ज्यादा मैच्योर है। शिंजुरू तैंगेन से कहता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा डीमन स्लेयर हिस्ट्री में, क्योंकि सारे डीमन स्लेयर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं फ्यूचर की जनरेशन के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं साकोंजी और ओकोडाकी को, जो कि नेजुको के सर पे पट्टी रख रहा था, क्योंकि नेजुको की हालत खराब हो रही होती है। और नेजुको की हालत इसलिए खराब हो रही होती है क्योंकि वो धीरे धीरे इंसान में बदल रही होती है, और ये सब कुछ हो पा रहा होता है लेडी टमायो की मेडिसिन से। बताओ, वहाँ मुजान इतनी मेहनत कर रहा था कि वो बस दिन में बाहर आ सके, लेकिन वही नेजुको बिना कुछ किए उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, और अब वो सनलाइट में भी बाहर आ सकती है और अब इंसान में भी बदल रही होती है। इसलिए कहते हैं यार, ईट 5 स्टार डू नथिंग। खैर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि तानजीरो हारना बिल्कुल मत, क्योंकि आज रात की फाइट ही डिसाइड करेगी कि फ्यूचर कैसा होगा। और ये सब कुछ सोचकर उनकी धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ पुराना सीन, जब ओरोकोडाकी तानजीरो से पहली बार मिले थे। तभी से उन्हें फीलिंग आने लगती है कि कुछ तो बदलने वाला है, इसलिए वो तानजीरो और नेजुको से कहते हैं कि आज बिल्कुल मत हारना। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आकाजा तानजीरो पे हमला कर देता है, लेकिन तानजीरो उसके हमले को डॉज कर लेता है और उसके पीछे जाकर हिनोकामी काउरा से उसके हाथ को काट देता है। लेकिन आकाजा भी एक अपर मून है यार, वो अपने हाथ को विद इन सेकंड रीजनरेट करके तानजीरो पे हमला कर देता है, जिससे तानजीरो बड़ी मुश्किल से बच पाता है अपने सन ब्रीदिंग फेक रेनबो का यूज करके। लेकिन आकाजा ये देख करके शॉक रह जाता है कि तानजीरो ने उसके अटैक को डॉज नहीं किया, बल्कि उसके फेस पे भी एक कट मार दिया है। और तानजीरो के इन पावर को देखकर आकाजा के साथ साथ गियो भी शॉक रह जाता है। उसे याद आता है कि जब तानजीरो से वो पहली बार मिला था तब तानजीरो कितना ज्यादा कमजोर था, लेकिन अब जब वो एक अपर मून से फाइट कर रहा है तो उसकी पावर एक हाशिरा की जितनी हो चुकी है। फिर आकाजा को रेनगोकू की बात याद आती है, जब रेनगोकू ने उसे बोला था कि तानजीरो कमजोर नहीं है, और आज वो देख पा रहा होता है कि तानजीरो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। लेकिन तभी आकाजा अपने ब्लड डीमन आर्ट डेवलपमेंट शुरू कर देता है और कहता है कि अब मैं सीरियसली फाइट करूंगा। लेकिन तभी गियो अपने वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म डांस ऑफ स्विफ्ट करंट की मदद से आकाजा पे अटैक कर देता है। आकाजा इस टेक्निक को देखकर पहचान जाता है कि ये कोई वाटर हासिरा, और कहता है कि उसने इन 50 सालों में किसी भी वाटर हासिरा से फाइट नहीं किया। और तभी आकाजा अपने पावरफुल मूव डिस्ट्रक्टिव किलर स्टाइल का यूज कर देता है, लेकिन
लेकिन गियो अपने वाटर ब्रीदिंग के 11 फॉर्म की मदद से अकाजा के अटैक को नलीफाई कर देता है। लेकिन अकाजा गियो के इस अटैक को देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज था, क्योंकि उसने इस अटैक को कभी भी किसी वाटर हाशिरा को यूज करते हुए नहीं देखा था और देखेगा भी कैसे, क्योंकि इस फॉर्म को गियो ने ही खुद इन्वेंट किया है। जिसके बाद तांजीरो अपने डांस ऑफ द फायर गॉड का यूज करके अकाजा पे अटैक कर देता है। लेकिन अकाजा इस अटैक को डॉज करके तांजीरो का गला काटने ही वाला होता है, लेकिन गियो अपने वाटर ब्रीदिंग के सेकेंड फॉर्म वाटर व्हील का यूज करके अकाजा के हाथ को काट देता है। लेकिन फिर भी तांजीरो अकाजा के इस अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। लेकिन अकाजा अपने हाथ को विद इन सेकेंड रीजनरेट कर लेता है और अकाजा के इतनी फास्ट रीजनरेशन को देखकर गियो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर तांजीरो और गियो एक साथ अकाजा पे हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो कहीं न कहीं अकाजा के सामने कमजोर पड़ रहा होता है और तभी तांजीरो को पड़ती है एक शानदार 180 डिग्री का लात और तांजीरो अपने मुंह से खून थूक देता है। और तभी गियो तांजीरो के सामने आ जाता है, जिससे तांजीरो बच जाता है। और गियो के इस पावर को देखकर अकाजा गियो से उसका नाम पूछता है, लेकिन अपना गियो उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसपे अकाजा गियो को कहता है कि लगता है तुम्हें बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मुझे बातें करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए अकाजा कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? और ये कहते ही अकाजा गियो पे डिस्ट्रक्टिव लेग फॉर्म फॉलोइंग लाइटिंग फ्लैश का यूज करके गियो को एक पावरफुल किक मार देता है और इस अटैक को गियो ब्लॉक नहीं कर पाता और इस अटैक के फोर्स से गियो इन्फिनिटी कैसल को तोड़ते हुए पीछे की तरफ जाता है। इस चीज को देखकर तांजीरो घबरा जाता है और चिल्ला देता है गियो सान। और ये सुनते ही अकाजा तांजीरो के पास आकर बड़े बैड तरीके से कहता है, तो उसका नाम गियो सान है हाँ? और फिर अकाजा तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जवाब में तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग बोन बर्निंग सन का। लेकिन अकाजा का हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि तांजीरो उसे काउंटर नहीं कर पाता और दूर घसीटते हुए जाता है। फिर अकाजा बोलता है कि तुम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, जो कि काफी काबिल तारीफ है। जिसके बाद अकाजा रेनगोकू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता तो आज वो एक डीमन बन जाता और उसका कमाल का टैलेंट कभी भी वेस्ट नहीं होता। लेकिन वो बेवकूफ अपने जिद पे अड़ा रहा और मारा गया। और ये सारी बातें सुनकर तांजीरो को रेनगोकू की याद आने लगती है और फिर वो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। लेकिन अकाजा तांजीरो को समझाते हुए कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं सबसे ज्यादा नफरत कमजोरों से करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से कमजोर खत्म हो जाए। जिसपे तांजीरो कहता है कि जो लोग आज वीक है वही तो कल स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तुम खुद भी तो डीमन बनने से पहले कमजोरी हो गए, जिस वजह से तुमने डीमन की पावर को एक्सेप्ट किया और ये नेचर का ही लो है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग है वो कमजोरों की मदद करे। फिर वो कहता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी भी बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उन्हें भी किसी न किसी की मदद चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है तो हम उन्हें भी मार दे, क्योंकि वही फ्यूचर में जाकर स्ट्रॉन्ग बनेगा। जहाँ तांजीरो ये सारी बातें कह रहा था वहीं अकाजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे किस बात पे इतना गुस्सा आ रहा है, जबकि तांजीरो तो अब एक स्ट्रॉन्ग एंड वर्दी ओपोनेंट है, तो फिर वो क्यों उससे इतना चिढ़ रहा है। और तभी कोई अकाजा के कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है कि शुरुआत में हर कोई हर काम में बच्चा होता है, उन्हें अपने आसपास के लोगों से मदद मिलती है, फिर उन्हें याद आता है कि क्या हुआ था। अगर तुम 10 या 20 साल तक चलते रहे तो यू बिकम वंडरफुल और अगली बार तुम एक लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अपनी तुलना किसी और से मत करो, तुम जिस अपोनेंट से लड़ते हो वो तुम खुद होते हो। जरूरी यह है कि तुम कल की तुलना में ज्यादा ताकतवर बने या नहीं। लेकिन तभी अकाजा उसके पीछे खड़े बंदे को एक पंच मार देता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। और तांजीरो अकाजा के इस मूव को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि अभी अभी उसने हवा में क्यों मारा। और अकाजा गुस्से में तांजीरो की तरफ देखता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो और फिर तांजीरो पे अटैक कर देता है अपने 1000 फ्लैशेस का। और इस अटैक को तांजीरो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है और अकाजा के इन पावर को देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन अकाजा फिर से अपनी एक किक मार देता है जिससे वो नहीं बच पाता और अपने मुंह से वो खून थूक देता है। अब तांजीरो अकाजा की फाइटिंग टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे बस एक ओपनिंग पॉइंट मिल जाए जिससे मैं इस पे हमला कर सकूं। लेकिन उसे फिर थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अकाजा कोई भी ओपनिंग पॉइंट नहीं दे रहा होता है, जिससे तांजीरो अब घबराने लगता है। और उसे याद आ रहे होते हैं वो मोमेंट जब अकाजा की फाइट रेनगोकू के साथ हुई थी। लेकिन अकाजा उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा होता ये सब सोचने का और कंटिन्यूसली तांजीरो पे हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी तांजीरो अकाजा पे सन ब्रीदिंग सोलर फ्लेम हेज का यूज कर देता है, जिससे अकाजा का आधा गला कट जाता है। अकाजा इस अटैक से शॉक हो जाता है क्योंकि तांजीरो की स्वॉर्ड उसे दिखाई नहीं देती और फिर इनकी गुत्थम गुथाई दोबारा से शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई को, जो कि डीमन स्लेयर के लिए प्रे कर रहा होता है, क्योंकि
कि आज का बैटल ही डिसाइड करेगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। और हमें पता चलता है कि रेनगोकू के छोटे भाई ने क्रो की मदद से तानजीरो के लिए एक लेटर भिजवाया है और उस लेटर में सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। फिर हम देखते हैं अकाजा और तानजीरो के साइड का सीन जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे होते हैं, जिस वजह से वो क्रो उन तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। फिर जब तानजीरो अकाजा पे अटैक करता है तो अकाजा उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है ताकि वो उसके स्वॉर्ड को तोड़ दे, क्योंकि डीमन स्लेयर अपनी स्वॉर्ड पे बहुत रिलाई करते हैं, जिस पे तानजीरो अपनी स्वॉर्ड को चुराने की कोशिश करता है पर ऐसा वो नहीं कर पाता, जिस पे वो अकाजा को एक हेडबट दे मारता है, जिस पे अकाजा कहता है नाइस हेडबट। फिर दोबारा से एक हेडबट और एक लात डायरेक्ट अकाजा के मुंह पे, लेकिन तभी वहाँ पे ग्यू आ जाता है और अकाजा के हाथ को काट देता है, जिसके कारण तानजीरो का स्वॉर्ड अकाजा के हाथ से छूट जाता है। फिर ग्यू कहता है कि अब उसे गुस्सा आ चुका है और अब वो अकाजा से सीरियस होकर फाइट करेगा, जो देखकर तानजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं ग्यू और अकाजा को जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर ग्यू बोलता है मैं अपनी पूरी ताकत से कभी भी अपनी तलवार का यूज नहीं करना चाहता हूँ और मुझे ऐसी लड़ाई में शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे लोग मजे में हर चीज पे हमला करते हैं, लेकिन अभी मैं किसी इतने ताकतवर व्यक्ति से बहुत लंबे समय बाद मिला हूँ जिसने मुझे चौंका दिया है। और फिर अकाजा तुरंत ही समझ जाता है कि ग्यू के सेंसेस पहले से ज्यादा शार्प हो चुके हैं। फिर अकाजा बताता है कि जब मरने मारने की लड़ाई होती है तभी इंसान की असली पावर का पता चलता है और तभी ग्यू अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर लेता है और विद इन सेकंड अकाजा पे अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। लेकिन अकाजा भी काउंटर में अपना एक पंच ग्यू पे मार देता है, लेकिन ग्यू उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और अपने वाटर ब्रीदिंग की मदद से अकाजा के गर्दन पे हमला करता है, जिस अटैक को अकाजा मुश्किल से डॉज कर पाता है। और अकाजा ग्यू के इतने पावरफुल अटैक को देखकर समझ जाता है कि अब उसने भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लिया है और अब उसे ग्यू के हमले को सीरियसली काउंटर या डॉज करना पड़ेगा। पर तभी ग्यू यूज करता है वाटर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का, जिससे अकाजा का राइट हैंड कट जाता है, पर अकाजा विद इन सेकंड उसे हील कर लेता है और ग्यू को एक पंच मार देता है, जिसे ग्यू डॉज कर लेता है। वहीं तानजीरो जो कि दूर से इस फाइट को देख रहा होता है वो समझ जाता है कि ग्यू सन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन अकाजा ने भी अपने पावर को बढ़ा लिया है और हाशिरा चाहे कितना भी अपने पावर को बढ़ा ले, स्टैमिना के मामले में हमेशा डीमन ही जीतता है। हमारा गोल मुजान को हराना है, हमें अकाजा को हराने में पूरी रात का समय नहीं लगा सकते, मुझे जल्दी ही ग्यू सान की मदद करनी होगी। फिर तानजीरो अपने आप को शांत करता है और उसे याद आता है कि जब अकाजा की फाइट रेनगोकू के साथ हुई थी तब वो बैटल स्पिरिट की बात कर रहा था और क्या अकाजा को लड़ाई की बात से कुछ महसूस होता है उसी तरह जैसे मैं स्मेल से किसी भी चीज को महसूस कर सकता हूँ। फिर उसे इनोसुके और उसके बीच में हुई बातें याद आती हैं, जहाँ इनोसुके उसे बता रहा था कि बैटल स्पिरिट एक अलग ही फीलिंग होती है, जहाँ वो तानजीरो से कहता है कि जब भी कोई उसे मारने की नजर से देखता है या मारने के लिए उस पर हमला करता है तो उसे फील कर पाना आसान हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उस पर मारने की मकसद से हमला करता है तो उसकी बॉडी उसे बता देती है कि उस पर कोई हमला कर रहा है और यहाँ तक उसे बता देती है कि हमला किधर से हो रहा है। और अपनी इसी कमाल के टेक्निक का यूज करके वो ग्यूतारे के हमले से बचा था, लेकिन अगर उस पर कोई बिना मारने के मकसद से हमला करेगा तो इनोसुके के लिए उसे फील करना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। और इस बात का एग्जांपल देते हुए वो बताता है कि जब बटरफ्लाई मेंशन में वो बाहर बैठा था तब एक बूढ़ी दादी उसके पीछे आकर बैठ जाती है और उनके कुछ देर तक बैठे रहने के बावजूद भी इनोसुके को वो पता नहीं चल पाता कि उसके पीछे कोई बैठा है, लेकिन अगर वही दादी उस पर हमला करने के लिए दूर से भी उसे देखती तो उसे पता चल जाता। फिर प्रेजेंट टाइम में जहाँ गियो और अकाजा की फाइट चल रही होती है वहीं तानजीरो एक मौका ढूंढकर अकाजा पे हमला कर देता है अपने सन ब्रीदिंग की मदद से, लेकिन समहाउ अकाजा उस अटैक को सेंस कर लेता है और तानजीरो की इस अटैक को इजीली पकड़ लेता है और इस चीज से तानजीरो शॉक हो जाता है और अकाजा हंसते हुए तानजीरो पे हमला कर देता है, जिससे तानजीरो मुश्किल से बच पाता है और तभी गियो अकाजा पे हमला कर देता है, जिस कारण अकाजा को तानजीरो का स्वॉर्ड छोड़ना पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे हम देखते हैं तानजीरो के फादर तानजीरो कामाडो को। फिर तानजीरो कहता है कि मेरे फादर एक ट्री की तरह थे, उनमें कभी भी कोई इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होता था, वो हमेशा जेंटल रहते थे और उनके अंतिम दिनों में भी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब मैं अपने पिता के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले उनकी सॉफ्ट स्माइल मेरे माइंड में आती है और उनकी आवाज किसी कल कल करती नदी की तरह शांत थी। जब तानजीरो छोटा था तब अपने डैड से पूछता है कि जब आप हिनोकामी कागुरो डांस को परफॉर्म करते हैं तब आप क्या सोचते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि हर साल की शुरुआत में कामाडो फैमिली की प्रत्येक पीढ़ी इस डांस को परफॉर्म करती है, लेकिन
लेकिन इस डांस को परफॉर्म करना बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि परफॉर्मर को सनसेट से सनराइज होने तक बिना रुके इस डांस को करना पड़ता है। फिर तांजीरो अपने डैड से कहता है कि आप बस इस डांस के 12 फॉर्म को रिपीट करते हैं जब तक कि सुबह ना हो जाए। अगर ये आपके लिए बहुत मुश्किल है तो क्या डैड मैं इसे अगले साल से शुरू कर सकता हूँ? जिसपे तांजीरो के फादर उनकी इतनी चिंता करते देख तांजीरो को कहते हैं, शुक्रिया मेरे बच्चे, लेकिन पूरे साल मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये डांस मेरे लिए मुश्किल है। जब मैंने ये डांस तुम्हारे दादाजी से सीखा था तब मैं अभी की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा और हेल्दी था। तांजीरो के डैड बताते हैं कि जब वो जवान थे तब उनके लिए भी डांस कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने इस डांस को थोड़ा मॉडिफाई किया और इस डांस में से अननेसेसरी मूव को हटा दिया, जिसके वजह से अब बिना थके वो इस डांस को परफॉर्म कर सकते हैं। उनके कहने का ये मतलब है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उनमें से अगर आप अननेसेसरी मूवमेंट को हटा देते हैं तो आप बिना थके भी उस काम को कर सकते हैं। फिर हमें तांजीरो के डैड के मरने के 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तांजीरो की पूरी फैमिली सो रही होती है और तांजीरो के डैड को कुछ फील होता है और उनकी आंखें खुल जाती है और वो तांजीरो को भी उठा देते हैं और उसे उनके साथ आने को बोलते हैं। और जब तांजीरो घर से बाहर निकलता है तो ये देखता है कि उसके डैड एक कुल्हाड़ी को लेकर किसी बड़े से भालू के सामने खड़े होते हैं और उस भालू की हाइट लगभग 2 मीटर की होती है। और तांजीरो कहता है कि ये वही भालू है जिसने 6 लोगों को मारकर खाया है। तांजीरो इतने बड़े भालू को देखकर डर जाता है और किसी एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर तांजीरो के फादर उस भालू से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम भूखे हो, लेकिन अगर तुम करीब आओगे तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। फिर वो कहते हैं कि अगर किसी ने भी मेरी फैमिली को हार्म किया तो मैं उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कोई भी हो। और वो उस भालू को मारने के लिए स्टांस लेकर खड़े हो जाते हैं और इतने में ही वो भालू गुस्से में तांजीरो के डैड पे हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो के डैड विदिन सेकंड उस भालू का गला किसी मक्खन की तरह काट देते हैं। और तांजीरो जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा था वो उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये अभी हुआ क्या। पर क्योंकि तांजीरो की स्मेल करने की पावर बचपन से नेक्स्ट लेवल की थी, इसलिए वो अपने डैड को फील कर पा रहा होता है कि कैसे उन्होंने उस भालू को काटते हुए कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं किया। और जब वो उस भालू को काट रहे थे तब उसके डैड को उस भालू को मारने का कोई इंटेंशन था ही नहीं। उनके मूवमेंट किसी एक पेड़ पौधे की तरह थे। फिर तांजीरो के डैड तांजीरो से पूछते हैं कि क्या तुमने देखा तांजीरो? जिसपे तांजीरो रोते हुए कहता है कि हाँ डैड मैंने सब कुछ देखा, और क्या आप ठीक हो? जिसपे उसके डैड कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैंने जो तुम्हें दिखाया है उसे कभी भी मत भूलना। फिर तांजीरो कहता है कि मेरे डैड उस तरह के पर्सन नहीं है जो अपनी पावर का शो ऑफ करते हैं। फिर वो दोनों ही उस बियर के लाश के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं और उस बियर की आत्मा के लिए प्रे करते हैं। और फिर तांजीरो समझ जाता है कि उसके डैड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की बात कर रहे थे। फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पे अकाजा ने तांजीरो का स्वॉर्ड को पकड़ लिया था और उस पे एक पंच अटैक कर दिया था, लेकिन उस पंच अटैक के लगने से पहले ही तांजीरो विटनेस करता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को और इस चीज के कारण वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी अब पहले से ज्यादा फास्ट हो चुकी है और अब तांजीरो को अकाजा की बॉडी के सारे मसल्स और ब्रेन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और फिर वो इनोसुके से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना इनोसुके, मैंने तुम्हारी बात पे पहले डाउट किया पर तुम बिल्कुल सही थे और अब मुझे अपने इसी एबिलिटी का बेस्ट यूज करके अकाजा को हराना होगा। फिर अब हम देखते हैं कि अकाजा अब गियो पे भारी पड़ने लगा है क्योंकि उसने गियो के लगभग सारे ब्रीदिंग फॉर्म को समझ लिया है और गियो का स्टेमिना भी अब कम होने लगा है। फिर अकाजा कहता है गियो से कि लगता है तुमने अपने सारे वाटर फॉर्म का यूज कर लिया है, इसीलिए अब इस शो को खत्म करते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम इतने लंबे समय तक टिके रहे इस बैटल में। वहीं दूसरी तरफ तांजीरो इस बैटल को बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर जैसे ही गियो अकाजा पे अटैक करता है तो अकाजा उस अटैक को डॉज करके गियो के तलवार को तोड़ देता है, जिससे गियो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। फिर अकाजा कहता है कि अब तुम्हारे मरने का समय आ चुका है और तभी वो गियो के पेट में उसका पंच मार देता है, लेकिन इस पंच के लगने से पहले तांजीरो अकाजा के हाथ को काट देता है और अकाजा तांजीरो के इस हमले से पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि तांजीरो ने आखिर हमला कब किया, लेकिन वो समझ जाता है कि तांजीरो की प्रेजेंस अब पहले से काफी बदल गई है और उसकी बॉडी की हर एक सेल पार्ट में एक अलग ही सेंसेशन हो रहा था और उसकी बॉडी के हर एक पार्ट उसे कह रहा था कि इस बंदे को अभी के अभी खत्म कर दो। और इसीलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने सबसे पावरफुल मूव एंड स्टाइल क्योटिक ब्लू मेटल आफ्टर ग्लो का यूज करता है और इस अटैक से बचने के लिए गियो डेड काम का भी यूज करता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा डैमेज आती है और इस अटैक के फोर्स और पावर से गियो घसीटता हुआ दीवार में जाके लगता है। और फिर वो गियो से कहता है कि तुम भी रेनगोकू और तांजीरो की तरह मत मरो और मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करके एक डीमन बन जाओ। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि उसको लग रहा था कि उसने तांजीरो का काम तमाम कर दिया है, लेकिन हम सब ये देख सकते हैं कि तांजीरो अकाजा के पीछे खड़ा है और अकाजा जैसे डीमन भी उसे नोटिस नहीं कर पा रहा है। इस चीज से गियो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि क्या अकाजा तांजीरो को सेंस नहीं कर पा रहा है।
क्या तांजीरो ने अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से हाइड कर लिया है और मन में ही सोचता है कि यही सही टाइम है तांजीरो का अकाजा पे हमला करने का और उसे जान से मार देने का, क्योंकि उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ है। लेकिन तभी तांजीरो जोर से चिल्ला देता है, अकाजा मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। और ये बोलकर तांजीरो अकाजा पे हमला कर देता है, लेकिन अकाजा भी काउंटर में तांजीरो पे हमला कर देता है। लेकिन तांजीरो उस हमले से बच जाता है। वहीं अकाजा को रियलाइज होता है कि वो तांजीरो को फेल ही नहीं कर पा रहा है और तांजीरो की बैटल स्पीड पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, जिस कारण उसके मूवमेंट का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन अकाजा अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा अटैक करता है, मेरी डिस्ट्रक्टिव किल कंपास उसे डिटेक्ट कर लेगी। और इससे पहले वो कुछ सोच या समझ पाता, तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग सेटिंग सन का और एक ही हमले में अकाजा का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर अकाजा के साथ साथ गियो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो यही सोच रहा था कि आखिर तांजीरो की बैटल स्पीड गई कहाँ थी। आखिर के कुछ समय में जब वो तांजीरो से फाइट कर रहा था तब उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्लांट से फाइट कर रहा है। और तांजीरो की इस फाइटिंग स्टाइल को देखकर अकाजा समझ जाता है कि तांजीरो ने अनाटा स्टेट को पा लिया है। और इस फाइटिंग स्टेट को हमेशा से अकाजा भी पाना चाहता था, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं कि वो अपने कटे हुए सर को जमीन पे गिरने नहीं देता और अपने हाथ से उसे पकड़ लेता है और दोबारा से अपनी बॉडी से अटैच करने लगता है। लेकिन तभी गियो अपनी टूटी हुई तलवार को अकाजा के सर में फेंक देता है, जिस कारण उसका सर उसकी पकड़ से छूट जाता है और नीचे गिरते ही डिसइंटीग्रेट होने लगता है, जो देखकर दोनों के जान में जान आती है, क्योंकि इन दोनों को लग रहा था कि बैटल खत्म हो चुका है। लेकिन भले ही अकाजा का सर डिसइंटीग्रेट हो गया हो पर उसकी बॉडी अभी भी मूव कर रही होती है। और तभी अकाजा की बॉडी ब्लड डीमन आर्ट डिस्ट्रक्टिव डेथ को एक्टिवेट कर देती है, जो देखकर के तांजीरो और गियो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और तभी अकाजा की बॉडी तांजीरो पे हमला कर देती है और तांजीरो उस अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। लेकिन दोबारा से अकाजा एक किक मार देता है तांजीरो पे, जिस अटैक को तांजीरो डॉज नहीं कर पाता और उस अटैक की पावर और फोर्स से तांजीरो उड़ता हुआ दीवार में जाके घुस जाता है और बेहोश हो जाता है। इससे पहले अकाजा की बॉडी तांजीरो पे और हमला करती गियो अपने वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड की मदद से अकाजा की बॉडी पे हमला कर देता है, पर अकाजा की बॉडी उस हमले से हुई डैमेज को बहुत जल्दी हील कर लेती है और तांजीरो की तरफ उसे मारने के लिए दोबारा बढ़ने लगती है, जिस कारण गियो गुस्से में बोलता है कि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, वो भी जिंदा। अगर तुम तांजीरो को मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। और तभी अकाजा को किसी इंसान की याद आने लगती है। वो अकाजा से कहता है कि हम लोग कोई समुराई नहीं है और हमारे पास कोई कटाना नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी तलवार को अपने दिल में बनाते हैं और हम सिर्फ अपनी मुक्कों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सभी बातों का अकाजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से गियो से लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी कोई लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और इसी पैनल के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। That's it for this video। अब देखो यार, मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर रोक दिया है, क्योंकि देखो यार वीडियो मैं फोन में एडिट करता हूँ, मैंने तुम्हें बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, और इतनी मेरे फोन की औकात नहीं है कि मैं इतनी लंबी वीडियो एडिट कर सकूँ अपने फोन में। तो देखो यार, इसकी अगली वीडियो में जो लाऊंगा इसका पार्ट 2 होगा और इसमें मैं मतलब पूरा कवर करता हूँ, मतलब जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मतलब ले आऊंगा 3-4 दिन में ले आऊंगा जल्दी। मेरा मतलब ये होता है क्योंकि मेरा स्कूल वगैरह खुल चुका है और मेरे कुछ टेस्ट वगैरह भी शुरू हो चुके हैं, जिस कारण मैं मतलब देख रहा है यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।